खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेंटर और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यह तय करने को कहा है कि क्या सूबे में हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम तबके के लोग माइनॉरिटी स्टेटस के तहत आते हैं और क्या इस वजह से उन्हें रिजर्वेशन के फायदे दिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस JS खेर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मसले पर अपना रुख साफ करने के लिए दोनों सरकारों को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दरअसल जम्मू के एडवोकेट अंकुर शर्मा ने इस बाबत एक PIL दायर कर यह आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को मिलने वाले फायदे मुसलमान ले रहे हैं जो कि यहां पर मेजॉरिटी में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो यह सिस्टम क्या सूबे में रह रहे असल माइनॉरिटीज के लोगों का हक तो नहीं मार रहा। इसी पर हम करेंगे अपने मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में अक़लियती दर्जे का असल हकदार कौन? रियासत में मुसलमान अक्सरियत में हैं, मगर अक़लियतों को मिलने वाली मराद उन्हें हासिल हैं। क्या मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? दो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 68% से ज्यादा है, यानी यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन वो अक़लियतों को मिलने वाली सहूलत का फायदा उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा के तहत दाखिल की गई अर्जी पर समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हुकूमत से पूछा कि क्या मुसलमान जम्मू और कश्मीर में अक़लियतों को दी जाने वाली सहूलतों के हकदार हैं। अदालत के मुताबिक ये पेचीदा मामला है, इसीलिए मरकज और रियासती हुकूमत को इस पर मिल बैठकर गौर व फिक्र करना चाहिए और हल तलाश करना चाहिए। चीफ जस्टिस JS खेर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल ने मरकज और रियासती हुकूमत को अपनी तजवीज़ 4 हफ्तों के अंदर दाखिल करने को कहा है। अदालत के इस रुख पर रियासती जमातों ने कुछ यूं अपने रद्द अमल का इजहार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सेंटर और स्टेट दोनों बैठें और उसी के कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में जो भी स्टेट के हित में है, जो भी देश के हित में है, उसमें फैसला लिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2011 के सेंसस की बात की गई है, जिसके मुताबिक 68.7% शायद मुस्लिम्स हैं जो मेजॉरिटी में हैं और बाकी जो जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, कल्चरल रिलीजियस लोग हैं, वो माइनॉरिटी में हैं अलग अलग परसेंटेज में। तो उसी पे जो PIL फाइल हुई है, उसी लिए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें इनको टाइम दिया गया और ये अब बॉल जो है ये स्टेट के कोर्ट में है और सेंटर के कोर्ट में है कि ये दोनों साथ बैठें और इस पे फैसला लें। पहले भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी कोर्ट का वर्डिक्ट जो है मानना सरकारों का फ़र्ज है और सरकारों को उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, किसी ने किस विषय को लेकर बातचीत कही है और सुप्रीम कोर्ट का जैसा वर्डिक्ट आया है, डेफिनेटली सरकार उस पर अमल करेगी और सरकार को उस पर अमल ही करना चाहिए और जो कुछ भी उसने मांगा है। अब चूँकि ये डिटेल फर्निश करवाने की बात जो है अभी सरकार द्वारा की जानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर रियासत के मुसलमानों को मुल्की सतह पर अक़लियती फ़िरक़े में शुमार करने का खैर मक़दम किया है। ये मरकजी सरकार और रियासती सरकार को कहा आपस में मिल बैठ के इस हसास मसले को जो है इसकी तरफ तवज्जो दें कि वो अक़लियती फ़िरक़ा हमारे मुल्की सतह पे है कि नहीं है। इस बारे में शेर कश्मीर ने भी अपने वक्त कहा कि हम ज़रूर अक्सरियत में हैं जम्मू कश्मीर में मुसलमान, लेकिन मुल्की सतह पे हम अक़लियत में हैं और हमें बराबर मुल्की सतह की अक़लियत तस्वुर की जाए ताकि बाकी अक़लियतों के साथ साथ हम भी उस मुराद के मुस्तहिक़ होंगे जो मुराद किसी भी अक़लियती फ़िरक़े को हमारे मुल्क में मिलती है। मरकज की तरफ से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि ये कौमी मसला है, क्योंकि जो फ़िरक़ा कौमी सतह पर अक़लियत में है वो कुछ रियासतों में अक्सरियत में है। जैसे कौमी सतह पर सिख अक़लियत में हैं, लेकिन
पंजाब में वो अक्सरियत में हैं। इस पर जजों की बेंच ने उनसे कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के मसले पर फोकस करें। रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि रियासती हुकूमत इस मसले पर गौर खौज करके कोई हल तलाश करने की ख्वाह है। उनकी इस बात पर फाजिल जजों की बेंच ने आइंदा समाअत तक मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की। इससे कबल अदालत ने जम्मू के वकील अंकुर शर्मा की अर्जी पर मरकज, रियासती हुकूमत और कौमी अक़लियती कमीशन को नोटिस जारी किया। अर्जी गुजार का इल्जाम है कि अक़लियतों को मिलने वाली सहूलतों का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं, जो रियासत में अक्सरियत में हैं, यानी मुस्तहिकीन का हक जबरी और गैर कानूनी तौर पर हड़प किया जा रहा है। शर्मा के मुताबिक आर्टिकल 370 के सबब कौमी कमीशन एक्ट का इतलाक जम्मू कश्मीर पर नहीं होता। उन्होंने रियासती हुकूमत पर ये इल्जाम भी आयद किया कि वो आर्टिकल 29 की खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसके तहत अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत आईन में दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो क्या कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शबनम लोन साहिबा हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। डॉक्टर HS रावत साहब, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस के लीडर, जिनका वास्ता खुद भी कश्मीर से है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अंकुर शर्मा साहब, जो इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं, वो जम्मू से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अंकुर शर्मा साहब, मैं शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरी बहस की शुरुआत ही आपकी पिटीशन के बाद हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र और राज्य सरकार को यह कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। क्यों आपको जरूरत महसूस हुई ये PIL दायर करने के लिए? किस तरह की नाइंसाफी आपके हिसाब से लगता है वहां पर कश्मीर में माइनॉरिटीज के साथ हो रही है? माइनॉरिटीज का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं वहां पर गैर मुस्लिमों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में। देखिए समीर जी, 2002 के बाद से ही और 2005 में इन पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि स्टेट वुड बी द बेसिक यूनिट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जब राज्य के आधार पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को चिन्हित करने की प्रक्रिया होनी है, तो अगर कोई भी राज्य अपनी माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करता है तो यकीनन वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ कोई ना कोई अन्याय कर रहा है। अब J&K में परिस्थिति, मैं एक हल्की सी बैकग्राउंड देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपका प्रोमो भी देख रहा था, बैकग्राउंड जो आपने इसमें कंसेप्चुअल प्रीमाइस दिखाई है वो भी देख रहा था, कई दिनों से डिबेट में भी शामिल हो रहा हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है हर जगह पे। देखिए, हमें समझना ये पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ हमारे भारत में 2 लेवल्स पे आइडेंटिफाई होती हैं। एक नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज़ आइडेंटिफाई होती हैं और एक स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई होती हैं। और फिर कानून ये है कि अगर जो नेशनल लेवल पे जो माइनॉरिटी है, अगर किसी स्टेट में मेजॉरिटी में है, तो उसे उस माइनॉरिटी के बेनिफिट्स उस स्टेट में नहीं मिलेंगे। लेकिन J&K में प्रॉब्लम ये है कि धारा 370 के कारण केंद्र का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा भी हासिल नहीं है, उन कम्युनिटीज़ को जो माइनॉरिटी में है, और स्टेट ने अपनी माइनॉरिटीज़ को भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो जब ना यहाँ के लोग नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा पा के रखे हुए हैं, ना स्टेट ने अपनी कोई माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया है, तो क्वेश्चन ये हमारे सामने आया है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए जो 50-60 स्कीम्स केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है उन स्कीम्स की। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को देख के हमें ये लगा कि इसके गहन अध्ययन में जाना चाहिए, और उसके बाद हमने पाया कि बिना किसी लीगल सैंक्टिटी के उन सेक्शंस को यहाँ पे माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जो अनक्वालिफाइड सेक्शंस हैं माइनॉरिटी कहलाने के। मसलन अगर आप मुस्लिम्स की आबादी देखिए J&K में, तो वो 68% के करीब है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और माइनॉरिटी बेनिफिट्स स्टेट में 68% अगर पॉपुलेशन को दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो माइनॉरिटीज के हैं उनका हनन होगा। इसी बैकग्राउंड में ये मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट में की, ताकि मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सवाल यहाँ पर अब ये खड़ा होता है कि ये नाइंसाफी आखिर हो कैसे रही है? अब जम्मू कश्मीर में आपकी और PDP की सरकार है, क्यों नहीं इस बारे में अब तक सोचा गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, उसके बाद अब सोचा जा रहा है?
मैं विषय को समझा दूं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। थोड़ा मैं टाइम लूंगा लेकिन ये जी। बहुत जरूरी है। पहली बात, हमारे किसी प्लीज। कोर्ट ने माइनॉरिटीज और रिलीजन को परिभाषित नहीं किया है, ना माइनॉरिटीज को परिभाषित किया है, ना रिलीजन को परिभाषित किया। ये बहुत साल से लंबित है कोर्ट में। दूसरी बात, फिर माइनॉरिटीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो माइनॉरिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के तहत। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कमीशन नहीं बना है, वो एक सेपरेट एक्ट के तहत कमीशन बना है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। उसने माइनॉरिटीज को कुछ आइडेंटिफाई किया है कि ये देश में माइनॉरिटीज हैं। उन माइनॉरिटीज को उस कमीशन के तहत वो अधिकार मिल रहे हैं। अब यह माइनॉरिटीज जो कमीशन एक्ट है वह जम्मू कश्मीर पे लागू ही नहीं हो रहा, तो फिर जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को डिफाइन करने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, ना यह एक्ट है जो डिफाइन करता है वह जम्मू कश्मीर पे लागू होता है। तो यह कंफ्यूजन है जिसके कारण से कोर्ट ने यह कहा है। लेकिन दूसरी अग्रवाल बात क्या है, साहब, ये जम्मू जो- कश्मीर में कोई स्टेट माइनॉरिटी कमीशन तक नहीं है। क्यों नहीं ये सोचा गया कि स्टेट तो माइनॉरिटी बिल्कुल- कमीशन बनाया जाए जो कम से कम अपनी रिकमेंडेशन दे कि कौन मेजॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी है, तो- किसको फायदे मिल रहे हैं, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल, तो या तो यह जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है इसको जम्मू कश्मीर पे मेरे हिसाब से उसको लागू करना पड़ेगा, तब माइनॉरिटी जो कंटिन्यूस चल रही है नेशनल लेवल पे उनको वहां पे वो बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो कंफ्यूजन ये हो जाएगा, क्योंकि या तो कोर्ट एक्सपीडाइट करे कि रिलीजन और माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे, वह भी नहीं है, तो फिर यह एक्ट ही है जो इसको डिफाइन करता है। तो यह कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अंकुर जी ने इसको पॉइंट आउट किया है, कोर्ट भी इसको समझता है, लेकिन इसको लार्जर पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 29 और 30 डिफाइन करती है कि माइनॉरिटीज को लिंग्विस्टिक और उनको लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का और कल्चर का उनका प्रोटेक्शन होना है। अब ठीक अगर है, उसकी ठीक है, धारा 29 ठीक और है। शबनम 30 लोन पे हमारे अगर साथ जाते हैं- मौजूद हैं। शबनम जी, मैं आपसे बिल्कुल, जानना चाहूंगा, प्रॉब्लम क्या है। धारा 370 को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और क्या वाकई माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर इतना जबरदस्त कंफ्यूजन है अभी? बिल्कुल, धारा 370 के कारण ही तो यह एक्ट वहां पे जी, लागू नहीं हो रहा। गोपाल जी, तो मैं शबनम ये जी से कहूंगी सवाल था, कि- शबनम जी से। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 21वीं सदी में ये बहुत बदकिस्मती की बात जी। है कि हम अभी भी मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जहाँ की ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हम अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। चलिए अब मैं श्रीनगर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। देखिए, ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि वो पार्लियामेंट के कानून के तहत भी नहीं आया है। ये माइनॉरिटी, सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया। कश्मीर का अपना एक संविधान है, वो उसको जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 1947 में जब मर्जर हुआ था सब स्टेट्स का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो कश्मीर का मर्जर नहीं हुआ था, कश्मीर का एक्सेशन बाद में हुआ था और उसमें 3 मुद्दों पे मर्जर हुआ था और ये बताया गया था कि बाकी जो स्टेट की ऑटोनॉमी वगैरह वो उनके अपने तहत रहेगी। चलिए, थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वो उसमें बहुत उल्लंघन किया गया, हम उसमें इस वक्त नहीं जाते। तो मेरा ये मानना है, ये जो ये PIL इन्होंने की है, ये जो अंकुर शर्मा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत आदर करती हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ, दुनिया का एक बेहतरीन कोर्ट है, लेकिन मैं बहुत आदर से ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट लॉ इंटरप्रेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट नहीं ये बता सकता है कि ये कानून वहाँ पे लागू होना चाहिए, क्योंकि जब एक स्पेसिफिक एक्ट है ही नहीं वहां पर। नहीं तो शबनम जी, यहाँ पर सवाल ये, यहाँ पर सवाल ये फिर खड़ा हो जाता है कि जो कम्युनिटी 68% है, देखिए मैं जो 68% आबादी है, वो माइनॉरिटीज के फायदे कैसे ले सकती है? फिर ये सवाल तो बड़ा जायज खड़ा हो जाता है ना फिर। तो देखिए, ये मुझे देखिए, एक बात है,
ये कहीं देखिए एक बात है, हाँ, वहां पर देखिए, ये जो है ये देखिए, 370 का मुद्दा लेके देखिए, मैं derail उस कर रही लोग हैं। से कहती ये हूँ debate को कि derail कर रही आर्टिकल हैं। 370 She's किसी को digressing। इनको समझ नहीं आया हुआ है, ये गलत है। आर्टिकल 370 का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मसले को लीगल तरीके से अगर हावी किया जाएगा, ये मुद्दा वो समझना नहीं शोरीज़दा चाहती हैं। इलाका है। हाँ, इस can I- वक्त ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अगर ये होंगी तो ये बहुत बदकिस्मती होगी कि जबरदस्ती ये कानून अगर ठोसे जाए वहां पर। अगर और दूसरी बात, ये अंकुर शर्मा साहब सिर्फ कानून ठीक का है हवाला शबनम दे जी, रहे हैं। दूसरी बात इनको हम आप आपसे बताइए दूसरे सवाल में करेंगे। सलमान निजामी साहब, आप खुद कश्मीर से आते हैं, यहाँ पर जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि माइनॉरिटीज में मुसलमान है ही नहीं, लेकिन वो माइनॉरिटीज के लिए जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका फायदा ले रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा है। हकीकत है कि आपके हिसाब से? देखिए समीर भाई, मैं आपको ये बोलूं कि जम्मू कश्मीर में एक मिसाल कायम की गई है कि जो हिंदू और मुसलमान इत्तेफाक है जी, वो काफ़ी सालों से समीर भाई। यूनाइटेड एक माहौल है। जब विंटर्स में आप जम्मू जाते हैं कश्मीरी, तो जम्मू को बेनिफिट मिलता है। जब आप समर्स में कश्मीर जाते हैं तो ये काफ़ी अरसे से एक बहुत एक खूबसूरत माहौल है जो प्यार और एकता का एक संदेश देता है। कुछ ताकतें अब हमेशा एक साजिश के तौर पे उसको डाइवर्ट करती है इशू को, क्योंकि आप जो अभी ये कुछ रिसेंटली जो इश्यूज आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ये वगैरह पूरे माहौल एक हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि जैसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, शबनम जी ने जो बोला, नेशनल लॉ और स्टेट लॉ में फर्क होता है। अगर मुसलमानों को बेनिफिट कोई सरकार दे रही है, वो आपको नेशनल लेवल पे आप माइनॉरिटी में हो, तभी कश्मीर को भी कंसीडर किया जाता है, कश्मीरी मुसलमानों को भी कंसीडर किया जाता है। माइनॉरिटी जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नेशनल लेवल पे आपको कंसीडर किया जाता है। लेकिन जम्मू में अगर आप हिंदुओं की बात करोगे, हिंदुओं को हमेशा एक प्रिविलेज मेजॉरिटी में देखा गया है, माइनॉरिटी में सॉरी। तो कोई भेदभाव नहीं हमने पहले देखा, क्योंकि जब अब मुझे ये हैरानगी की बात है कि हमारी सरकार में, जब कांग्रेस वहां सरकार में थी, तब मुझे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई दिखा नहीं कि जम्मू में और जम्मू के मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हो या कहीं और। लेकिन अब ये चीजें सामने क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि ये अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जो ये हिंदू मुस्लिम और जम्मू कश्मीर के जो मुसलमानों और हिंदुओं को, मुझे लगता है एक साजिश के तौर पे इन इश्यूज को सामने लाया जा रहा है, ताकि जो रियल इश्यूज हैं उनसे डाइवर्ट किया जाए। ठीक है मौलाना देहलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जब इस डिबेट का टॉपिक तय हुआ और मैंने वो ट्वीट किया, तो जुनैद आजिम मट्टू साहब हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी हैं स्टेट के, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स इन कश्मीर हैव फेस सिस्टमिक रिप्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन दिस सिस्टम यस दे आर माइनॉरिटी। यानी कहीं ना कहीं वो इस बात को मान रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें मेजॉरिटी का लेवल दे दिया जाए और उन्हें मेजॉरिटी मानकर तमाम सरकारों की स्कीम्स का फायदा ना दिया जाए। क्या ऐसा ही है? देखिए ज़मीर, बहुत एक सार्थक, मतलब एक बहुत ही मस्बत तरीके से हम बहस कर रहे हैं, मुबाहसा कर रहे हैं। पहली चीज़ हमको समझनी पड़ेगी जो शबनम साहिबा ने भी कही जी। देखिए, बुनियादी तौर से हिंदुस्तान के दस्तूर की दो दफात ऐसी हैं जिनको पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं किया गया आज तक। हम आर्टिकल 370 की बात तो करते हैं, लेकिन एक आर्टिकल और जिसको हम सब भूल के बैठ जाते हैं वो है आर्टिकल 371। और ये बात शायद हमारे पटिशनर को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये, अब देखिए हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन की, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। माइनॉरिटी कमीशन 92 के तहत पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना, रियासत जम्मू कश्मीर पर उसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन उसका इतलाक इन तमाम बातों के बावजूद नागालैंड पे भी नहीं होगा, मगर उसका इतलाक उन रियासतों पे हो रहा है जहां क्रिश्चियन अब अक्सरियत को पहुंच चुके हैं, यानी मेघालय और मिजोरम में भी। उसका इतलाक पंजाब में भी हो रहा है। अब हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये बात सभी जानते हैं, एक आम फहम बात ये लोग समझते हैं कि रियासत का जब इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ तो शायद मुसलमानों ने नहीं, बल्कि महाराजा साहब ने जिस वक्त इसका इतलाक किया तो उसका एक अलहदा दस्तूर बना था, उसका अपना एक दस्तूर है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर। जिस तरीके से आर्टिकल 371 में हम नागाओं की बात, वो सारी बातें ठीक हैं देहलवी साहब, हाँ। लेकिन अभी जो हो रहा है बात उस पर हो रही है। मैं हासिल कुल पे आ रहा हूँ। हासिल कुल ये है कि ये कमीशन, ये जो जिन सहूलतों की हम बात कर रहे हैं, हाँ। मुझको ये बताइए कि अक़लियतों को कौन सी खास सहूलतें हैं? उनको हज सब्सिडी मिलती है, इसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं हज सब्सिडी को आपको हटा लेना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि ये आप जो उर्स कमेटियां और इस तरीके के जो झुंझुने हमको इनको हटा लीजिए। सवाल ये है कि जहां पे कश्मीरी पंडित जिनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, कश्मीरी पंडितों की फलाह बहबूद की, उनके इल्ताक और आज तक जो भी उनको वज़ाइफ
मरकजी हुकूमतें रियासती हुकूमत दे रही है, उस पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। ट्राइबल एक्ट वहां पे लागू, जो इस तरीके से कारगिल और लद्दाख के अंदर उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है, उसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में बकरवाल और गुजर समाज को अलग मिल रहा है। मैं आखिरी बात अंकुर से पूछना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, इनको मालूम होना चाहिए इस मुल्क में जो SC/ST है कमीशन, उसको जुडिशरी पावर हासिल है, मगर जो हमारा 92 का जो ये एक्ट के तहत बनने वाला जो अक़लियती कमीशन है, उसको जुडिशरी पावर कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं इस हुकूमत को आज इसको खत्म कर देना चाहिए। सीधी सीधी बात यह, अंकुर की नीयत में मुझको शक नहीं है। किसी सूरत में एक वाकया जो अभी 2 दिन पहले वहां पे हुआ है, जिसके तहत एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आयुर्वेदिक फर्म को बहुत बड़े बीघे की जमीन जो है बारी ब्राह्मण के अंदर जो दे दी गई है, सिर्फ उस चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए और अकलियतों के नाम पर इनको बहकाने के लिए, इस तरीके की चीजें। लेकिन मैं आखिर में फिर कहूंगा, आर्टिकल 371 को आप नहीं छेड़ सकते। ठीक है रावत साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नाइंसाफियों जैसी कोई चीज नहीं है, असल मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश है ये ध्यान लोगों को? ये तो मैं कह रहा हूं यहाँ की जो बहस है उसका तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी निजामी साहब कह रहे थे, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, मेरे बगल में बैठे हैं सुलेमान निजामी साहब कह रहे थे कि वहां बड़ा माहौल था, बड़ा अच्छा था, कांग्रेस के साथ में बड़ा अच्छा था। अभी वहां सब कुछ तो हिंदुओं को कश्मीर से उजाड़ करके रख दिया गया है। कश्मीरी पंडित बेचारे बुरी हालत में हैं, वहां पर उनको रीसेट करने में दिक्कत आ रही है। उनको जो कोई सहायता मिलनी चाहिए सरकार से, वहां की स्टेट सरकार से मिलनी चाहिए, केंद्र से कुछ नहीं हो पा रहा है। और आप कहते हैं आप ही के टाइम से तो हुआ है, कांग्रेसी सरकार के टाइम से तो आज हुआ है जब कांग्रेस तो मुद्दे नहीं उठे थे। और सबसे बड़ी बात है रावत साहब, सीधा सवाल ये है कि क्या आपको भी लगता है अंकुर शर्मा की तरह कि नाइंसाफियां हो रही हैं वहां पर हिंदू कम्युनिटी के साथ? हो नहीं रही है, आंधी आ रही है वहां नाइंसाफियों की। तो बीजेपी सरकार में है ना, तभी हो रही है। हाँ, इसलिए नाइंसाफी तो छोटी सी बात है, वहां तो क्रूरता हो रही है। एक तरह से ये बोला जाए कि हार्ड शब्द, तो जो वहाँ एक हिंदू जो माइनॉरिटी है उसके साथ तो वहाँ बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। नहीं, तो ये बात मत बोलिए, कोई सामने नहीं, ऐसा किस बिना पर आपको आप गलत नहीं, ऐसा किस बिना पर कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, ऐसी नाजायज बात नहीं बोलिए, ऐसे झूठ की बुनियाद पर नहीं बोलिए। क्यों मीडिया आपके पास प्रूफ है? ऐसा नहीं बोलता है। कश्मीर में 6 महीने आपके बंद रहे और वहाँ मुसलमानों ने कश्मीरी जनाजा उठाया। आप तो मिसलीड गलत मत बात बोलिए। पंडितों का दर्द तो पूछ करके देखो क्या हाल है। हम मानते हैं, हमने तो कोई समझने को तैयार है ना, सारे भीख मांगने के लिए तैयार है। मुसलमान ने हमेशा हिंदुओं की मदद की। वहाँ कश्मीर में 50,000 लोग वहाँ श्रीनगर में रहते हैं। कश्मीर के अंदर ये नहीं ऐसे झूठ मत बोलिए। मेरे यहाँ पर मेरे दहलवी साहब बैठे हैं, इनकी 147 छीन ली इनके गन्नर की, और आप कहते हैं अमन चैन की बात कर रहे हो। नहीं, आप मिसलीड कर रहे हैं। मैं मिसलीड नहीं कर रहा, कश्मीरी मैं मुसलमान बोल रहा हूँ जिस पे आप आंखों पे पर्दा डालना चाहते हैं। बहुत पहले से है, आप आंखों पे पर्दा डालना चाहते हैं। वहाँ पर आर्मी के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। रावत साहब ऐसे वक्त निकल जाएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे जवाब लेना चाह रहा हूं इसका। रावत साहब जिन नाइंसाफियों का जिक्र कर रहे हैं, जिस क्रूरता का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि आपकी सरकार आने के बाद भी ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा है? क्या हो रही है वाकई क्या ऐसी नाइंसाफियां जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है, या फिर मामले को हम बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, यह जो मामला आज डिस्कशन हो रहा है वो नेचुरल जस्टिस के तहत नहीं हो रहा, यह कानूनी तहत हो रहा है। तो यह बात हमें समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में माइनॉरिटी का ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट ने माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया। अब माइनॉरिटीज की डेफिनेशन कहां से आएगी? वह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के तहत आ रही है, और वह एक्ट के तहत अगर आती है तो वह धारा 370 में कश्मीर में लागू नहीं होता, तो उसको आसाम या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे यह एक्ट के तहत वह डेफिनेशन लागू होती है माइनॉरिटीज की। एक्ट में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज माइनॉरिटीज है। तो अगर यह केवल कश्मीर के लिए स्पेशल प्रॉब्लम है, जिसको कि कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है, और जब यह या तो यह एक्ट जो है कश्मीर में भी लागू हो जाए, 370 को हटा के वहां की जो वहां की लेजिस्लेटिव पार्टी है वो, लेकिन आपकी सरकार तो कोर्ट में यह कह रही है ना कि वहां पर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है तो फिर कैसे तय होगा? क्या जवाब देंगे आप 4 हफ्तों के बाद?
नहीं तो ये तो बात वो जो डिस्कशन हो रहा है वो नेचुरल जस्टिस के तहत हो रहा है कि वहां पे हिंदूज माइनॉरिटीज में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो अब इसका पेच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नेचुरल जस्टिस, इसके बीच में अगर हम देलवी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शबनम जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ तो देलवी साहब अगर एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए। देलवी साहब पहली नहीं अग्रवाल साहब आपको दो बातों को समझने की सुन लीजिए अग्रवाल साहब, दो बातों को समझने की बहुत जरूरत है। पहली चीज तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे जिनको डिफाइन नहीं ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, वो शिकायत कर रहे हैं। गोपाल जी आप अपनी बात चलिए पूरी कर लीजिए जल्दी से, 30 सेकंड और आपके पास। हाँ मैं एक मिनट मेरी पूरी बात कर लीजिए। अगर हम इसको कानूनी तौर पे डिस्कस करते हैं तो कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या है। अगर नेचुरल जस्टिस के तहत करते हैं कि कश्मीरी पंडित को वहां पे आप नेचुरल जस्टिस नहीं दे रहे, तो वो अलग डिबेट है। वो डिबेट में हम ये बात को मानते हैं कि कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज को स्टेटस नहीं मिल रहा, तो इसलिए यह जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इसको मिक्स करके डिबेट करेंगे तो हम कंफ्यूज कर देंगे। अगर कानूनी बिल्कुल कश्मीरी पंडित का जो इशू है उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात देलवी साहब, जल्दी से। मैं बिल्कुल जी अग्रवाल साहब सुना मैंने जी, मैं बहुत तकलीफ के साथ दो बातें करना है। पहली चीज तो है कि अग्रवाल साहब जो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या कानून नहीं करा, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के बहुत से सूबे जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वगैरह में डोमिसाइल व्यवस्था यानी वो तरीका आज भी है जहां बाहर के शख्स को अगर वो सर्टिफिकेट ना हो तो उसको बहुत सारी मराहत से जो है वो तरीके से जो है मुबर्रा रखा जाता है। उसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में इस वक्त हुकूमत पीडीपी बीजेपी की है, मरकज में उनको वो साहिबान इख्तिदार हैं। मैं इनसे दो बातें अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे अक़लियत में रहने वाली कश्मीरी पंडित हों या वो लोग हों जो मकबूजा कश्मीर जिसको पीओके कहते हैं वहां से आके हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हों, या वो लोग हों जो आज़ादी के वक्त जो है पाकिस्तान से आए थे। आज तक वो लोग इन 3 सालों में जिस कस्बापुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि जो हमारे पेटिशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ आए हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनको वोट देने का इख्तियार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बार बार जम्मू में कहा था। मैं इस सब का जवाब देना चाहूंगा। ये कहीं ना कहीं इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश है। अंकुर शर्मा जी जब आप नाइंसाफियों का जिक्र कर रहे हैं तो वो कौन सी नाइंसाफियां हैं, जरा क्लियर कीजिए। और जो फायदे मिल रहे हैं गैर मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस के तहत वो क्या है? जी देखिए, पहले मुझे लगता है कि डिबेट को एक राइट कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा और राइट कॉन्टेक्स्ट में डिबेट की जानी चाहिए। ये अनरिलेटेड इश्यूज यहाँ पे डिस्कस 15 मिनट से और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेरी नीयत पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मैं इन सब का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। भारत में 2 लेवल्स पे माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई होंगी, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए केंद्र सरकार का काम है। स्टेट लेवल पे स्टेट जो है अपना स्टेट का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाएगी जिसके तहत वो वहां की अपनी माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई करेगी। कानून ये है, मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। मैंने नाइंसाफियों और सहूलियतों का जिक्र किया। नाइंसाफी क्या हो रही है, सहूलियतें क्या मिल रही हैं? जे.एंड.के स्टेट में स्पेसिफिक जवाब यह है कि जे.एंड.के स्टेट में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनना चाहिए। उसके तहत जे.एंड.के में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और आज हम 29 और 30 आर्टिकल 29 और 30 के में जो बुनियादी हक प्रोवाइड किए गए हैं रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, उनको लेके बात कर रहे हैं, जो जे.एंड.के के सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं और भारत के अन्य राज्य में रहने वाले सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे जे.एंड.के स्टेट ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ना बना के उनको उनके हकों से वंचित रखा है और गैर कानूनी तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जबकि सेंटर की क्लियर कट गाइडलाइन है कि आप मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। आपको इतना टाइम दिया, आपने ना सहूलियतें गिनाई ना नाइंसाफियां गिनाई। स्कॉलरशिप, ठीक है शबनम लोन जी, तो क्या सारी समस्याओं का हल जो है, सारी समस्याओं का जो सोल्यूशन है वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है क्या? वो बन जाएगा तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सॉफ्ट लोन्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। साहब देखिए,
ये जो अंकुर नहीं, शर्मा अभी है, तक तो इन्होंने फिर से वो जवाब नहीं दिया। कानून तो सबको पता है, आजकल गूगल करके सबको मालूम पड़ेगा कि स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन और सेंट्रल माइनॉरिटीज कमीशन क्या है। कानून अगर आपको पता होता तो आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके डिबेट नहीं करती। जो बीजेपी ये घर से पढ़ के आती नहीं है, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ शोर डालना स्टार्ट कर देती है। देखिए सुनिए समीर भाई, बोलिए अंकुर बोलिए। देखिए सॉफ्ट लोन, स्कॉलरशिप, जबान पे लगाम लगाएं, हमें मालूम है आपको। स्कॉलरशिप, पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, लॉजिक के साथ अपनी बात रखिए। जबान पे लगाम लगाइए। आप कर रहे हैं, एक साजिश है। You mind your own business, please. You mind your own business. Don't get personal. You are totally biased as far as this issue is concerned. बातें करेंगे तो You go and educate yourself. You first go and educate yourself. I am giving specific answers. Educational benefits, reservations, scholarships, 753 scholarships, जिसमें से 717 मेजॉरिटी कम्युनिटी को दी गई, and that was a loot that was committed on the minority communities. 753 में से 717 हाई पावर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। प्राइम मिनिस्टर अरे कोई इंस्टेंस दे नहीं पा रहे हो। सर अगर आपको नॉलेज होगी, कांग्रेस के दौर में स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप हमने लॉन्च की थी, उसमें जम्मू के हिंदुओं को भी उतना ही शेयर मिला और कश्मीर के मुसलमानों को भी उतना शेयर मिला। नहीं, वो कह रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस क्योंकि मुसलमानों को मिला हुआ है, बीजेपी की इसलिए सरकार है और इसके फायदे उन्हीं को मिल रहे हैं। शबनम जी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? इसके करीब 6 ये उस रियासत में शोरिश मचाना चाह रहा है, जहां पर ऑलरेडी इस वक्त खून का तांडव है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। ऐसे लोग जो हैं वो वहां पर इस खून के तांडव में होली खेल रहे हैं लोगों के साथ। प्रॉब्लम इज यू आर ए प्रोपेगेंडिस्ट। एक चीज को शबनम जी मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मुद्दे पर रहिए, दूसरी तरफ ना जाइए। दूसरे इश्यूज को हम बाद में हम डिबेट कर लेंगे उस पर, लेकिन आज हम अपने मुद्दे पर ही रहें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि स्टेट माइनॉरिटी कमीशन अगर बन जाएगा तो क्या दिक्कतें दूर हो जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं है या बन ही नहीं सकता? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 29 और 30 वह माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, देखिए समीर भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो नहीं पा रहा, लागू हो नहीं सकता। अरे आपको पता नहीं है, लागू हो नहीं पा रहा है या हो ही नहीं सकता, पता भी नहीं है। आर्टिकल 370 लागू हो नहीं सकता। ये मुद्दे को बरगलाने की बात है। हाँ समीर, एक बात हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात है, पता नहीं क्या कर दिया माइनॉरिटीज को। सुनिए समीर भाई, सुन लो पहले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 29 और 30 है, वह माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट गवर्नमेंट को। वो कह रहे हैं 370 हटाना है पहले, यही है पोजीशन इस पिटीशन नहीं, वो महबूबा जी को सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। देखिए क्या स्टैंड है, टीडीपी के साथ है, भटक जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 29 और 30 है, वह वहाँ पे वायलेशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि धारा 29 और 30 कहती है बहस करनी पड़ेगी आपको कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देना चाहिए, 370 लिंग्विस्टिक कल्चर और प्रोटेक्ट करना जा रहे हैं आप। तो वो वहां पे प्रोटेक्शन चाहिए। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपको कहीं जाना है जरूरी काम से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए और इसके तहत जो उन्हें फायदे मिल रहे हैं वो मिलते रहने चाहिए, या फिर इस व्यवस्था में अब वक्त आ गया है कि चेंज किया जाए, बदलाव किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। बोल नहीं पाएगा तो क्या कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले शबनम लोन, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही थी। क्या कहना चाह रही हैं आप?
चलिए, शबनम जी को लग रहा है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अंकुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिक्र कर रहे थे नाइंसाफियों का और सहूलियतों का। क्या आपको लगता है कि अगर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन आज होता जम्मू कश्मीर में तो ये दिक्कतें नहीं होती? और आप खुद भी एक वकील हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर को जिस तरह का अलग दर्जा हासिल है, क्या स्टेट माइनॉरिटी कमीशन वहां पर संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आर्टिकल 370 और अलग दर्जे की डिबेट यहाँ पे पार्शियल है, डायरेक्ट नहीं है। आप देखिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे एक्सटेंड किए गए हैं वेरियस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के द्वारा। और आज जो माइनॉरिटी राइट्स की जब बात होती है तो ये आर्टिकल 29 और 30 की बात होती है जो फंडामेंटल राइट्स में अवेलेबल हैं। तो जब हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट माइनॉरिटी कमीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ये डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 29 और 30 में जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ की माइनॉरिटीज़ को। एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है इंडिया में कि स्टेट को अपना माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाना है, जिसके तहत वो अपनी माइनॉरिटीज़ आइडेंटिफाई करेगी, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन बनाएगी और उनके बुनियादी हकों का की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको इंश्योर करेगी। और केंद्र के लेवल पे, राज्य यूनियन के लेवल पे वहां की सरकार अपना कानून बनाएगी और नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई करेगी। अब 370 के कारण सेंट्रल एक्ट J&K पे एप्लीकेबल नहीं है, जिसका नुकसान ये है कि यहाँ के मुस्लिम्स, यहाँ के सिख्स, यहाँ के क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा भी नहीं रखते हैं और स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है ही नहीं। तो फिर कौन सी माइनॉरिटी और किस कम्युनिटी को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हो पिछले दशकों से, क्या उसकी लीगल सैंक्टिटी है? यही सवालों के साथ हम कोर्ट में गए हैं। शबनम लोन जी ने कहा कि ये कानून बता रहे हैं, कानून तो सब जानते हैं। तो ऑब्वियसली हम कोर्ट में कानूनी सवाल लेके ही जाएंगे, उन्हीं का जो आंसर है वो कोर्ट देगा और उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको उनके राइट्स मिलेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक प्योरली लीगल आर्गुमेंट को ये सबोटाज कर देना या डिरेल कर देना। शबनम लोन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मामला कोई नया नहीं है। देखा जाए तो 2012 में जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित और राज्य के जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर। वो अब तक नहीं हो पाया है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन ये अंकुर शर्मा की कॉन्ट्रडिक्शन इधर देख लीजिए। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन कश्मीर में बनाना एक अलग बात है और दूसरी बात ये कहना कि आर्टिकल 370 को रिमूव करो क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी कमीशन नहीं बना, वो पॉलिटिकल मसला है, ये लीगल मसला नहीं है। ये लीगैलिटी के थ्रू एक बहुत बड़े पीछे मसले को उछाल रहे हैं। अगर वहां पर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, हमें उसके साथ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आके, सुप्रीम कोर्ट क्या कश्मीर का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा? नहीं बना सकता है। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन जस्ट इंटरप्रेट द लॉ। जब कोई कानून वहाँ जब कोई एक्ट नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट नया एक्ट बना सकता है कश्मीर के लिए? नहीं लेने देना चाहती है। हाँ, अगर ये जोर जबरदस्ती कर रही है तो फिर बना सकता है। नहीं शबनम जी, आप तो लॉयर हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर को 370 के क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? अगर अंकुर जी ने बोल दिया 370 हटानी चाहिए तो आप उसके बेनिफिट बता दीजिए। वो तो अलग डिबेट हो जाएगी ना रावत साहब, हिंदुस्तान के रावत साहब, वो तो बिल्कुल अलग डिबेट हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अंकुर भी चाहते होंगे डिबेट इस मसले पर होगी, 370 हटाई जाए या नहीं। माइनॉरिटी में है, जो कोई परेशानी नहीं, जो सिख माइनॉरिटी, ये तो अब आई क्योंकि बीजेपी सरकार का नुकसान ये है कि सेंट्रल एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, उसके कारण यहाँ के सिखों को नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा हासिल नहीं है। जम्मू का बाशिंदा कभी नहीं चाहेगा कि उसको बाहर का कोई आदमी वहाँ बसे। उन्हें नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा हासिल नहीं है 370 के कारण। 370 के कारण सिखों को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को नहीं। तो आपको लगता है रावत साहब आपको लगता है कि जो आप लूट बंद करें, आप जीनोसाइड बंद करें, आप कत्लेआम बंद करें, आप डिस्क्रिमिनेशन बंद करें यहाँ के लोगों के साथ? नेशनल लेवल के ऊपर 370 के तहत अगर उनको लाभ मिल रहा है लूट रहे तो वहां पर माइनॉरिटी में उनको आना पड़ेगा, छोटे लोगों को, वहां पर हिंदू को आना पड़ेगा, सिख को आना पड़ेगा, जैन को, बौद्ध को आना पड़ेगा।
तो अंकुर जी ने जो पिटीशन डाली है बिल्कुल ठीक है। 370 के कारण यहाँ के सिखों को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिला सकते। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप नॉवेल्स लिखने के लिए समीर अब्बास सेव साहब, करिए। एक चीज में कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको बताना चाहती जम्मू हूँ। वाले जो हैं वो ऑलरेडी कंजेस्टेड है, वो चाहेंगे कि कोई बाहर वाला हमारे घर में घुस जाए। हमें तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जम्मू ये डिबेट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लेके है, किसी संभाग विशेष में माइनॉरिटी को लेके नहीं है। मैं सिर्फ निजामी साहब आपसे बात चाहता हूँ, 370 का बेनिफिट जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिल रहा है? जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 का बेनिफिट ये मिल रहा है कि वो अभी तक कोई भी बाहर का आदमी वहां नहीं बस सकता। और ठीक है सलमान साहब, सलमान हो गए, ठीक है रावत साहब, दहलवी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक मिनट दहलवी साहब, यहाँ पर मसला तो ये है कि इस PIL में ये कहा गया है कि भाई जो माइनॉरिटीज को फायदा मिलता है सरकारी योजनाओं का, सरकारी स्कीम्स का, वो मुसलमान ले जा रहे हैं। क्या ऐसा हो भी रहा है क्या? देखिए, इसमें मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो बड़े की जो बहस का जो है उसको बनाए रखें। बिल्कुल, देखिए, दो चीज समझने की जरूरत है। मैं सलमान से इस पे इत्तेफाक नहीं करता। आर्टिकल 370 पे अलहदा बहस हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, कुछ इलाके, ये मुद्दा दहलवी साहब इस पिटीशन के साथ जुड़ा हुआ है। आप अंकुर जी की बात को समझने की कोशिश की जा रही है। बेनिफिट देखिए, बात समझने की कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं। ये एक एजेंडा के साथ डिबेट पे बैठ रहे हैं पूरी बहस ताकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से जो लूट चल रही है, घसूट चल रही है, उसे अब भी इंश्योर किया जाए कि ना मिले। इसके बाद में आऊंगा आपके पास। अक़लियतों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? अक़लियतों से ये स्कैम है। हिंदू के साथ, कारगिल के शिया मुस्लिम के साथ, और यानी लह के जो है वो बुद्धिस्ट के साथ। यहाँ अक़लियतों से मुराद हम सुन लीजिए। देखिए, रावत जी आप सुनेंगे, लंबा बोलोगे, आपको नाइंसाफी नहीं पता। अब नहीं, आप सुनेंगे नहीं। अगर आपको बोलना है तो आप देखिए, ये सवाल है, अगर आप 370 को हटाना चाहते हो, जम्मू की चीफ मिनिस्टर जिसके साथ आप हुकूमत में हो, उसका क्या स्टैंड है? नहीं, वो नहीं। मैं एक मिनट सलमान साहब सुन लीजिए, मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं इख्तिसार में एक बात अंकुर से पूछना चाहता हूँ, शबनम भी उसका जवाब दे। देखिए, बुनियादी तौर से रियासत जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से शबनम की इस बात से, और हम ही नहीं, हिंदुस्तान का हर वो शख्स संविधान को जानता है, वो पूरा मुत्तफिक, यानी इस पे मुत्तफिक होगा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 से बाहर जाके कोई फैसला नहीं देगा। पहली चीज मतलब यह है कि हम ये भी ये कह रहे हैं कि वजाहत हबीबुल्लाह साहब जो वहां डिविजनल कमिश्नर है, कश्मीर को बड़े करीब से देखा। अगर उनकी सिफारिशात को लागू करके, कश्मीरी पंडितों का मसला नहीं है बल्कि डोगरा लोगों का भी मामला है, उसके साथ चिनाब वैली में रहने वाले लोगों का भी मामला। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं उसी तरीके से राजौरी पूंछ बसने वाले लोगों का मामला, और साथ साथ उन हिंदुओं का भी मामला है जो आजादी के वक्त POK से आए या पाकिस्तान से आए। हमारा कहना है इन सब के साथ अगर नाइंसाफियां हों, या उन लोगों के साथ भी जो मुसलमान वहां से अपने वतन को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए ना। फिर देखिए, मसला माइनॉरिटी कमीशन के दिल्ली साहब हो गया। मामला ये है कि आर्टिकल 370 को ना छोड़ा जाए। बिल्कुल, हमें उसके साथ अगर 70 उसमें आड़े आती है, अंकुर शर्मा, जब हम आर्टिकल 370 का जिक्र करते हैं तो क्या डिबेट डिरेल होती है क्या? जो मसला आपने उठाने की कोशिश की अपनी PIL के जरिए, वो सारा मुद्दा डिरेल होता है क्या? जी देखिए, ये आपको लगता है कि नहीं, ये मामले जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आर्टिकल 370 को उठाते हैं उस तरीके से डीरेल ही होता है। आर्टिकल 370 मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा, आर्टिकल 370 के कारण यहाँ के सिख्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस अवेलेबल नहीं हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल 370 के कारण ही यहाँ जो सेंट्रल एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, और इसीलिए ये नहीं होने देना चाहते हैं, और इसीलिए नहीं होने देना चाहते हैं। और जिस तरीके से पिछले कई दशकों से गैर कानूनी तरीके से लूट खसूट चल रही है, इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और कोई भी मीनिंगफुल डिबेट स्टार्ट हो। मैं कहता हूं अगर अंकुर पूरी तरह ईमानदार है, पेटिशन के अंदर एक बात को और जोड़ लें, इस पेटिशन में अंकुर मैं आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं आप अपनी पेटिशन के अंदर नागा,
और मिजोरम, और सुन लीजिए, आप वहाँ हिंदू नहीं है, मतलब उस हिंदू से आपको प्यार नहीं है, उस हिंदू से प्यार नहीं है आपको, मतलब उस हिंदू से प्यार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभी हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की हर उस स्टेट में, हर उस स्टेट में जहाँ पे स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नहीं है वहाँ बननी चाहिए। अगर चिनाब वैली, सुन लीजिए, अगर चिनाब वैली के हिंदू के साथ, राजौरी पूंछ के लोगों के साथ, बकरवाल लोगों के साथ किसी भी जगह अगर नाइंसाफी है, उसके लिए कोर्ट ने कहा उसके तहत काम कीजिए। ठीक है, शबनम लोन, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया है, जिस तरह से 4 हफ्ते में दोनों ही सरकारों को ये कहा है कि आप तय कीजिए, मंशा क्या नजर आती है आपको? जी, सुप्रीम कोर्ट की मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपसे फिर से कह रही हूं कि इस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर बहुत ज़बरदस्त शोरिश में है। वहाँ मौत और खून का तांडव है, वहाँ मौत का साया हर मिनट आता है, वहाँ हर रोज़ एक कब्र होती है जिसमें माओं की आहें जाती हैं, वहाँ रोज़ अपने हमारे फौज के जवान मरते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बेहद हिसास है, और इसका हल ये है कि हम पॉलिटिक्स ना करें। इसका ये हल है कि जिन लोगों को आर्टिकल 370 समझ नहीं आया है, मैं अभी भी हैरान हूँ कि लोग जो आर्टिकल 370 के बारे में कहते हैं, आप बता दीजिए, अभी आपको टाइम मिला है, वो ब्रिज है बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन लॉज के साथ। ये हालातों का हवाला देके आप यहाँ के सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स मैं हैरान हूँ से वंचित रखना चाहते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में कहते हैं, हालात का हवाला देके कुछ नहीं मालूम है 370 के बारे में। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश, अरे आप बता दो ना, अभी तो वो कह रही है कि आप बता दीजिए है ताकि कश्मीर आपके साथ जुड़ा रहे। इतनी बड़ी लॉयर सुप्रीम कोर्ट की, उसको नहीं, वो तो कह रहे जरिया है, कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ा, एग्रीकल्चरल लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में भी प्रॉब्लम है। मैं शबनम जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है उस पर हम एक अलग डिबेट कर सकते हैं, और हो सकता है कल हम करें भी, मैं ये भी आपसे कह रहा हूं, लेकिन आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आज बात कीजिए ना। क्या आपको लगता है कि वाकई जो कश्मीरी मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस के तहत फायदे मिल रहे हैं वो मिलते रहने चाहिए या बंद होने चाहिए? मिल क्या रहे ये भी मालूम होना चाहिए। एक मिनट शबनम जी प्लीज, सीधा सवाल सीधा जवाब। ये पिटिशनर जो है इसने इन्होंने आपको बताया क्या फायदे मिले? ये खम है, बदनाम कर रहे हैं वहां मुसलमानों को, उनकी जिंदगियां अजीरन है, और इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है मुसलमान को कि उनको फायदे मिल रहे। इनसे पूछिए क्या फायदा मिले, और मुझे कानून सेक्शन बताना शर्मा, सरकारी वजीफे, स्कॉलरशिप स्कीम, पता है वो किया जाएगा। कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को क्या स्कॉलरशिप स्कीम, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, इंटरेस्ट फ्री लोन, 50 से अधिक स्कीम। अरे वही तो बता रहा हूँ, जम्मू ने भी बेनिफिट लिया, लद्दाख में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट थिंग्स ड्रिल्ड इनटू योर माइंड। क्यों पंजाब में भी है इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। बदनाम कर रहे हैं अपने लोगों को, इंटरेस्ट फ्री, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ माइनॉरिटी में बदकिस्मती की बात है। आज बीजेपी और जवाब आप सुनना नहीं चाहते, जवाब आप सुनना नहीं चाहते, शोर के अलावा कुछ करना नहीं चाहते, पढ़ लिख यहाँ पे आके कानून की बात करें तो कहते हैं कानून सबको पता है, कोई और बात करिए। सलमान साहब, शबनम लोन और दहलवी साहब, मुझे ये लगता है कि आपको शर्मा को ये नहीं लगना चाहिए इस डिबेट के बाद कि उन्होंने पीआईएल दायर करके कोई गलती कर दी है। इंसाफियां हो रही है उसके खिलाफ वो कोर्ट बिल्कुल हिंदू के साथ गलत हो। मेरे नजदीक अंकुर ने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल अंकुर ने यकीनी तौर से उनको लगा होगा समाज के किसी तबके के साथ नाइंसाफी हो रही है, और हम सब शबनम हो, सलमान हो, रावतजी हो, मैं हूं, समीर आप भी, और जो लोग देखें उनको ये मालूम होना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर ने पिछले 20 सालों में समाज के वहां के हर तबके ने, क्या जम्मू का हिंदू या कश्मीरी पंडित या मुसलमान, जो कुछ झेला है वो हमारे सामने है।
हर जगह कुछ ना कुछ नाइंसाफी और उसमें सरकारें जिम्मेदार होती हैं जी। इस वक्त पीडीपी बीजेपी की जिम्मेदारी ये थी क्या चुनाव, जो मैं बार बार कह रहा हूं और अंकुर के साथ हूं, मैं उनकी ना नियत पे शक कर रहा हूं, मेरा कहना अंकुर से, क्योंकि वो भी रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, स्टेट सब्जेक्ट है वो, इसलिए उनको अपने आर्टिकल 370 की हिफाजत करते हुए जिन लोगों के साथ नाइंसाफी है उनके लड़ना चाहिए। अंकुर मुसलमान हो, सिख हो, एक है जम्मू कश्मीर के लोग, एक है, बिल्कुल, बेशक, उनको अलग ना करें। बेशक। अंकुर शर्मा, क्या आपकी इस पीआईएल के बाद बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि माइनॉरिटी का स्टेटस आबादी के हिसाब से तय होना चाहिए, अगर सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो? देखिए, आबादी एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। नेसेसरी कंडीशन इज कि आपको कम से कम 50% से तो नीचे होना है। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन यहाँ पे 68% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। बाय नो डेफिनेशन दे कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन आपने पिछले रिकॉर्ड्स में देखा और रिपोर्ट्स भी हैं और एफिडेविट पे भी मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो क्लियरली इस्टेब्लिश करते हैं कि माइनॉरिटी बेनिफिट्स 68% पॉपुलेशन को दिए जा रहे हैं। दूसरे क्या पैरामीटर्स होंगे, ये डिबेट का हिस्सा हो सकते हैं, डिबेट का मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन 50% से नीचे होना तो एक अनिवार्य सिचुएशन है, नेसेसरी कंडीशन है। तो इसीलिए मुद्दा यही है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी के बेनिफिट्स ना दिए जाएं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 29 और 13 में एनश्राइंड हैं, और इनको आप स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती एक्चुअल माइनॉरिटीज को देने से। ठीक है शबनम जी, अब आर्टिकल 370 को बरकरार रखते हुए क्या ये जो माइनॉरिटी का स्टेटस जिसकी बात लगातार हो रही है, ये क्या हटाया जा सकता है कि असल जो माइनॉरिटीज हैं जम्मू कश्मीर में उनको सरकार की योजनाओं का फायदा मिले? क्या संभव है, क्या पॉसिबल है? जी माइनॉरिटीज को फायदे मिले, इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन ये जो तरीका अमल लाया गया है कि जो मुसलमानों को फायदे मिले हैं माइनॉरिटीज को नहीं है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ऐसे लोगों को मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगी कि इस तरह के लोगों को हमेशा कहना चाहिए कि आप लोग दूर हटिए, आप इस मुल्क का बंटवारा करेंगे। अगर माइनॉरिटीज की बात आए तो कहे कि माइनॉरिटीज को बेनिफिट दीजिए। ये क्या हुआ कि मुसलमानों को बेनिफिट मिला है, क्यों कहा ऐसे, व्हाई? और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि कश्मीर का अपना नहीं, लेकिन इस चक्कर में अगर एक तबके के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो भी तो बंद होनी चाहिए, वो क्यों नहीं कहती आप? काम करेगा। और देखिए, किसने कहा कि किस तबके के साथ ज्यादती हुई है? मुझे बताएं आप। हिंदू माइनॉरिटी मुझे बताएं किस मुसलमान ने ज्यादती की, हुकूमत में वो पहले तो ये बातें नहीं आ रही थी। आज तो बीजेपी जम्मू से मैंडेट बीजेपी को मिला। अगर जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप बीजेपी को ब्लेम करें। पहले तो ये बातें सामने नहीं आ रही थी। रावत साहब, तो सरकार का क्या रुख होना चाहिए? जम्मू एंड कश्मीर सरकार का क्या रुख होना चाहिए? वो तो आज भी अदालत में यही कह रही है कि नहीं, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है। अब माइनॉरिटी कमीशन बनेगा ही नहीं तो पता कौन लगाएगा ये सरकार कौन सी योजनाएं कहां चल रही है, माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है? ये सरकार का गलत फैसला है। सरकार को वहां माइनॉरिटी कमीशन आइडेंटिफाई ही नहीं करना चाहिए कि वहां कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर 370 के तहत अगर उनको बेनिफिट मिल सकता है उस कमीशन का तो जरूर देना चाहिए। और अंकुर शर्मा जी ने जो पिटीशन डाली वो बिल्कुल ठीक है। इसमें ये शबनम जी खामा के टेंशन ले रही है कि उनको वहां जाना नहीं चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ये करना नहीं चाहिए, उनके पीछे लगे हुए हैं। उनका हक है, हम कह रहे हैं कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं, बंटवारा वाली बात ही नहीं की है। सबको अपनी बात कहने का पूरा हक है, सबको अपना बात कहने का पूरा हक है। अंकुर शर्मा जी अगर लगा कि एक तबके के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उन्हें पूरा हक है, इस देश का संविधान उन्हें यह हक देता है कि वो अदालत में जाएं, अपनी बात रखें। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने वक्त निकाला इस डिबेट के लिए। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। शबनम जी, रावत साहब, मौलाना दहलवी साहब, सलमान निजामी, अंकुर शर्मा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। 4 हफ्तों में यह केंद्र और राज्य की सरकार को, यानी जम्मू कश्मीर सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह साफ करना होगा कि उनका रुख इस मसले पर क्या है। जैसा कि अदालत ने डिमांड की है उस पर भी रहेगी हमारी नजर। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।